Hi, I'm Abu Malik, and you're watching me on Fly 7 News. Keep on watching, it's going to be fun. Fly 7 News for you. Okay, good evening, good morning, good afternoon to all of you all. Whenever you watch, I'm there for you. वेलकम टू फ्लाई 7 न्यूज़ चैनल सर। हम स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी से। सर आप कहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं? I'm basically from Bombay. I'm a total Bombayite. My father moved in from Kapurthala in Punjab to Bombay, and Bombay में हम लोग my father was वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे और म्यूज़िक करते थे और पिक्चरों में म्यूज़िक देते थे। उनका नाम था सरदार मलिक। और हमारी पूरी फिर उन्होंने हसरत जयपुरी वेरी फेमस पोइट, आपने वो गाने सुनेंगे, बहारो फूल बरसाओ, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, जाने कहाँ गए वो दिन, इतने सारे गाने, 25,000 से ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं। वो मेरे सगे मामा हैं, यानी कि माय फादर वाज वेड टू हसरत जयपुरी सिस्टर इन बॉम्बे ओनली। उसके बाद हम लोग यूनिटी कंपाउंड में यानी कि जूहू पे हम लोग बड़े हुए। वहाँ बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग रहते थे। कमर जलालाबादी द पोइट यूज्ड टू स्टे देयर। एस बिहारी पोइट वहाँ रहते थे। एस बिहारी कश्मीर की कली, जितने गाने आप सुनते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। एक्चुअली यंग जनरेशन को आइडेंटिफाई होगा इन बातों का कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, मगर हम लोग उस टाइम से जूहू के रहने में पूरी ज़िंदगी हमने जूहू पे बिताई है। मतलब उसके आला जूहू, डैडी ने कहा था हम लोग को कि कभी भी समुंदर के एरिया से कभी आगे मत जाना, समुंदर पे ही सब रहना। यहाँ हवा भी अच्छी है, ओजोन मिलता है और सेहत अच्छी है। लोग जो सुबह उठ के ओजोन लेने जाते हैं सी पे, दे आर द हेल्दीएस्ट पीपल। सो मैं ये एडवाइस करूँगा, उनकी एडवाइस आप सबको बता दूँ कि यू शुड गो ऑन टू द बीच इन द मॉर्निंग टू गेट बिफोर सनराइज सो दैट यू कैन ब्रीथ इन ओजोन दैट इज़ प्योर ऑक्सीजन। तो हम लोग जूहू के लोग हैं और बॉम्बे में रहते हैं और कहीं पूरी दुनिया में काम किया है, मगर हमारा बसेरा इंडिया, बॉम्बे, जूहू, और इससे अच्छा बसेरा दुनिया में कहीं नहीं है। लाइफ में कौन रहा आपका मोटिवेशन? डैडी हम लोग को 2-3 चीज़ें बताते थे, तो उनकी वो बातें हमारे को बड़ी मोटिवेट करती थी। उन्होंने उन 3 चीज़ें कहा था कि शराब सिगरेट कभी मत पीना, और शराबें और ये सब बिल्कुल नहीं, जुआ और ये गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं, और पढ़ाई लिखाई ज़रूर, ऑलवेज़ कीप ऑन स्टडिंग। तो मोटिवेशन इन बातों का ही था हम लोग को कि अगर पढ़ लिख जाएं तो आगे ज़िंदगी का राह खुल जाएगी। ये एडवाइस मैं आगे भी बच्चों को देता हूँ कि तंबाकू, सिगरेट और आदि का शौक़ ना रखिए, शराब और चीज़ों का, और ज़्यादातर अपनी पढ़ाई और योर इंस्पिरेशन शुड बी योर एजुकेशन एंड योर पेरेंट्स, और सुन के उनकी जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मगर एक बात याद रखिए, अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी और आप एजुकेशनली क्वालिफाइड होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, तो भी आपका माइंड काफ़ी ब्रॉड और इंटेलिजेंट होगा और आगे आप काम कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि योर मोटिवेशन शुड बी योर सेल्फ एंड योर एजुकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितनी मेहनत की म्यूजिशियन बनने के लिए? हमारे ख़ानदान में बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि डैडी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उसके बावजूद काम उन्हें मिला नहीं। हम जब पैदा हो गए थे, बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनका काम चला गया और उनको फिर कभी काम नहीं मिला। उस ज़माने में नौशाद, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्याला, आर डी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उस फील्ड में, उस माहौल में उनको काम बिल्कुल नहीं मिला। तो मम्मी ने नहीं चाहा कि हम म्यूज़िक बिल्कुल सीखें, तो बच्चों को, यानी कि मैं, अन्नू और डब्बू, तीनों को कभी म्यूज़िक सिखाया नहीं गया। एक टूटा हुआ हारमोनियम पड़ा रहता था जिस पे हम लोग कभी बजा लेते थे, और उसमें मगर अन्नू को जुनून था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा, और विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूज़िक। हम तीनों भाइयों को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग म्यूज़िक नहीं है, हमारे बच्चों को है, पर हमें नहीं कोई राग रागिनी के बारे में कुछ पता। हमें इतना पता है कि गाना बनाना हमारे लिए बहुत आसान काम है, और अन्नू ने गाना बनाना शुरू कर दिया, उससे ख़ानदान का बहुत बड़ा नाम हुआ। मगर इतना है कि म्यूज़िक का काम हमसे, हमारी माँ चाहती थी कि हम अफसर बने, वो नहीं चाहती थी कि हम म्यूज़िक की फील्ड में जाएं या फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हमने बेताशा गरीबी देखी। मतलब 22, 23, 24 साल की उम्र तक भी खाने पीने और ये सब चीज़ों के लिए बड़ी मुसीबत थी हमारे। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे हैं? म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं कभी नहीं चाहता था आने। मेरा भाई अन्नू मलिक वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, और गाना बजाना वो सब, जैसे कहते हैं ना, जेनेटिकली हमारे में गाना बजाना था, हम गाते बजाते रहते थे। तो मैं क्या करता था, क्योंकि ख़ानदान में पैसा नहीं था, पैसे की बहुत ज़रूरत होती थी, तो मैं रातों को जाके गज़लें सीख के होटलों में जाके गा लेता था।
रातों को, उससे पैसे मिल जाते थे। उस ज़माने में 200-300 रुपये मिलना बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब दैट कुड लास्ट यू फॉर रियली अ मंथ इफ़ पॉसिबल। तो धीरे धीरे मेरे उस पर मेरा काम, मेरा ध्यान उस पर चला गया। फिर मैंने गज़ल्स की डिस्क बनाई, उस पर थे आहें निगाहें, अश्क, इरशाद इरशाद और मलिक ब्रदर्स, ये 5 मैंने डिस्क बनाई थी, उस ज़माने में रिलीज़ हुई। अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं। और मेरा एक सिस्टम है लाइफ का जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि कोई चीज़ जिससे आपकी, आई डोंट से टुडे, आज मैं सोचता हूँ तो शायद मैं गलत था। आज अगर आप करियर की वाइज की बात करें, उस ज़माने में जब मैं सोचता था, मैं ये सोचता था कि अगर किसी चीज़ से उरूज और पैसा नहीं आ रहा और बहुत आपसे अच्छे लोग हैं उस फील्ड में, तो उस ऐसा काम करो जिससे आपको एक नया आइडिया मिले और नया काम मिले जिससे आप उरूज पे पहुंच जाओ। तो मैंने उस वक्त क्या किया था, मैंने अपनी म्यूज़िक की तालीम और जो भी मुझे आता था, मैंने उसको एक्टर्स पे डाइवर्ट करके लाइव शोज़ करना शुरू कर दिए थे पूरी दुनिया में। दैट इंक्लूड्स अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जो दुनिया के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार साहब, मिठुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, आप नाम लीजिए, मैं सबको उनको कॉम्बिनेशन बना के, जैसे फिल्म का पोस्टर बनता है, बना के पूरी दुनिया में घुमाता था, शोज़ करता था। और वो मेरा बिजनेस होता, उस ज़माने में किसी को पता नहीं था। तो ऐसा काम करो जिससे लोग को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद लोगों ने कॉपी किया, लाखों इवेंट कंपनियां खुल गई, क्या क्या हो गया, मगर मैंने तो अपना काम निकाल लिया था और मैंने कुछ 10,000 से ज़्यादा शोज़ किए होंगे पूरी दुनिया में जाके। सो म्यूज़िक को मैंने एक नया डायरेक्शन दिया जिससे मैं शो बिज़नेस में आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें शायद उरूज नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे गवैये थे, तो उस समय रफ़ी साहब भी थे, किशोर कुमार भी थे, मन्ना डे भी थे, मुकेश भी थे, सब कुछ थे। अब आप बीच में गाना गाओ, और लोग क्या सोचते थे, मुकेश की आवाज़ में गाना गाओ, रफ़ी की आवाज़ में गाना गाओ। आज तो माहौल बदल गया, आज तो बिंदास गाओ, मस्ती करो, एंड दैट इज़ इट। तो मैं फिर म्यूज़िक में आ गया। मतलब हिर फेर के, वो कहते हैं ना साइकिल लाइफ की, कहाँ से जहाँ तक आपको लीड करनी है। बीच में मैंने फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया, अमेरिकन ब्लेड, बैड लक ऑन, अमेरिकन फिल्म में दिया, तो मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन भी की। मगर मेरा जितना सोर्स ऑफ लिविंग थी वो सिर्फ लाइव शोज़ से आती थी, तो मेरा तवज्जो और मेरा ध्यान सिर्फ लाइव शोज़ के ऊपर ही रहा। आज तो बिज़नेस कोविड की वजह से बंद हो गया है, शायद क्या पता भूखे मरने के भी औकात हो जाए, पता नहीं क्या आगे ज़िंदगी का क्या होगा, पता नहीं, किसी को नहीं पता एक्चुअली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री? हमारा जो कुछ है, फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, और हमारी पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट से ही पैसा कमाती है, यानी कि म्यूज़िक कंपोजिशन, सिंगिंग, स्टेज शोज़ एक्सेट्रा। हमारे पास कोई ऐसे बिजनेसेस नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट को क्या होता है, लैंग्वेज आर्टिस्ट की आर्टिस्ट जानता है, और जो प्रोड्यूसर्स होता है वो भी एक तरह का आर्टिस्ट ही होता है। तो एक कनेक्शंस होती है सब लोगों की, और वो एक दूसरे को अच्छे तरह जानते हैं। इस माहौल में पनपना और बढ़ना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए ना कि अगर ज़िंदगी में गाना बजाना और इससे आपने रोटी कमा ली तो कितना अच्छा हुआ। भगवान के बहुत बड़ा या अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बॉलीवुड में हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सलमान खान के साथ बिग बॉस 13? सलमान खान और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, और मैं उनको जानता सिंस 1991 से मैं उनके साथ मिलता जुलता था। फिर हमने शोज़ किए 92 में, अमेरिका, खान वर्सेस खान, सलमान खान और आमिर खान को लेके। फिर वो 2-3 साल के गैप पे हम शायद थोड़ा कम मिले, मगर कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते थे। फिर 96 में मैंने उनके साथ टूर किया था, 95 में ऑस्ट्रेलिया मैं उनको लेके गया था धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र, भाग्यश्री, सलमान खान, हम लोग टूर पे गए थे इन ऑस्ट्रेलिया। उस दौरान वो मुझे देख देख के बोलता था, यार ये तो यार मस्ती है इसको। वो पिक्चर बनाने वाले थे, प्यार किया तो डरना क्या, तो मेरे पीछे पड़ गए थे, प्यार किया अगर डरना क्या, मैं रोल करना एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। तो मैं चला गया, वो एक दिन का काम नहीं था, बहुत दिन शूटिंग करनी पड़ी थी मुझे, मगर इट इज़ एन्जॉय। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। और सबसे बड़ी बात उनकी क्या है कि जो लोग उनके टच में और जो उनको पसंद आता है, उसके लिए वो क्या करते हैं कि किसी तरह से भी हम जुड़ जाएं एक दूसरे। और वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, और सेकंड स्टेप वो था कि वो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को बनूं, क्योंकि मैं गाने सुनाता था उनको बहुत सारे। तो बोलता था, अब्बू तू म्यूज़िक डायरेक्टर बन, मगर मैंने नाकार दिया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी शो बिज़नेस में कि मुझे पता था कि शो बिज़नेस का उरूज आ रहा है।
तो मैं उसमें चला गया और मैंने कहा यार मैं ये नहीं करूँगा, कभी लाइफ में अगर टर्न होगा तो। उस दौरान के फिर हम मिलना बंद कर दिया। उसके बाद एक बार मैं एयरपोर्ट में मिला था, मगर हमारी फ्रेंडशिप ऑलवेज रही, क्योंकि एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन था। वो जानते थे मुझे स्टेज पे मैं काम करता हूँ, चिल्लाता चीखता गाता बजाता हूँ, तो बहुत उनको अच्छा लगता था ये बात। तो एक एयरपोर्ट पे तो मुझे बोला मुझे मिल, मैं फिर भी नहीं गया मिलने। और नसीब यह फिर जब मैंने गाने बनाने शुरू किए तो मेरा दिल था उनको मिलने के लिए, तो बिग बॉस आ गया। तो 20 साल बाद मैंने उनको स्टेज पे जाके गले लगाया और उनने स्टेज पे खड़े रह के जो तारीफ़ें की मेरी, वो तो सैल्यूट है टीवी के ऊपर कि ही इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द मलिक्स, ये कहा उन्होंने। और ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, एंड वी वर सैड एंड वी हैड ग्रेट फन। एक्सपीरियंस ये है कि ही इज़ अ वेरी फेयर मैन, और जितना मेरा जर्नी था वो उन्होंने देखा, जहाँ लगा कि वो वोट आउट का सीक्वेंस तो आप जानते हैं, कोई भी किसी को वोट आउट कर सकता है। मैं तो एक मस्ती के तौर पे गया था, एंड वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक, एंड आई लाइक हिम एज अ पर्सन। और बहुत मैं जब मिला था रिसेंटली जाके उनसे, मैंने कहा था देख मैं नहीं मिल रहा बिकॉज यू आर अ वेरी बिजी मैन, इसमें एक कोई मीनिंग है, आपके पास लाखों आदमी आते हैं मिलने के लिए, एंड यू आर ऑलवेज परपेचुअली टायर्ड। उसमें हम भी आके खड़े हो जाए तो इट सीन राइट, मगर कभी कोई ऐसी बात होती तो मैं ज़रूर आता हूँ। और मिला था मैं उनसे। बहुत अच्छा, बिकॉज मैंने आप नोटिस करेंगे जिन लोगों के साथ दोस्ती की वो टॉप पे रहे ऑलवेज, तो दैट मीन मेरा सिलेक्शन ऑफ माई फ्रेंड्स। अभी ये नहीं आप बोल सकते कि मेरे को कुछ, मुझे तो शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैं तो जो मेरा इंस्टिंक्ट बोलता था मैं उनसे दोस्ती करता था। सिद्धार्थ शुक्ला इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, आसिम इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, फिर साथ में जो लड़कियां थी ग्रुप में वो भी अच्छे फ्रेंड्स थे, आरती थी, शहनाज थी, और रश्मि भी अच्छी फ्रेंड्स थी हमारे साथ। और ये सब तो मेरे जो रिलेशनशिप थे और जो मेरी दोस्ती थी उन लोगों के साथ थी जो अव्वल आखिर तक रहे और बिकेम द विनर्स ऑफ बिग बॉस। तो मुझे तो सब, और वैसे भी मुझे जितने भी मेंबर्स हैं हम सबको एक जगह पे डाल दिया गया है, तो आई थिंक दैट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये सब मेरे दोस्त हैं और शायद ज़िंदगी भर रहना चाहिए मेरे साथ। बिग बॉस में आपका एक गाना भी आपने गाया था कंटेस्टेंट के लिए अंदर घर के अंदर, हाँ। सो वो क्या था? एक तो कंटेस्टेंट्स के लिए, क्या एक तो गाना हम लोग जो मेरे पे गाते थे, जो मैं सलमान के लिए स्टेज पे गाया था, फी 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 फिगर फाइन, सात 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 साल बॉडी डिजाइन है, तू नंबर 1 लड़की अखियों से झलके वाइन, ये तो हम वो गाते। फिर जब आई थी अमीषा पटेल, तो मैंने गाया था जब भी तू रास्ते पे जाएगी एक्सीडेंट करवाएगी, एक्सीडेंट बेबी यू आर डार्लिंग एक्सीडेंट बेबी। ये मैं सब फिल्मी टाइप के गाने बनाता हूँ और मैं रखते जाता हूँ कि कभी का मौका मिल गया और किसी ने ले लिए तो बहुत अच्छा है, मगर मैं अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ता। फिर मुझे याद है वो जो गाना गाया था हम लोगों ने गार्डन में बैठ के, जो लड़कियों की तारीफ़ करी, तो मैंने कहा था कल रात मैंने सपना देखा था तू किसी और की बाहों में सो रही है, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू देख के मुझको हंस रही थी, कल रात मैंने सपना देखा था मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आइसक्रीम दोनों खा रहे थे, सामने स्पोर्ट्स कार आके रुकी तू कूद के जाकर बैठ गई, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू हाथ हिलाकर चली गई, कल रात मैंने सपना देखा था। मैंने बहुत सारे गाने बनाए थे विच आई थॉट वुड बी पिक्चराइज्ड ऑन सिद्धार्थ एंड शहनाज और सब होगा, मगर जब वो मौका शुरू होने वाला था, अब क्या था कि आई हैड टू गो एंड वर्क फॉर इट, गेट अ कंपनी इन प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी, मगर वो मैंने की नहीं। बाय द टाइम मैं प्लान कर रहा था तब तक कोविड आ गया, तो आई डिडंट गेट अ चांस, मगर कभी एवेंचुअली चांस मिलेगा तो मैं बहुत सारे गाने कोई पिक्चराइज कर लूँगा इनके ऊपर। मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स थी लाइफ के बारे में कि ऐसा कि मैंने इतना काम किया था, मगर कभी शोज़ के बारे में या टेलीविज़न शोज़ में इधर उधर कभी मुझे बुलाया नहीं गया, कोई मुझे जानता नहीं था। तो आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ वॉज बिग बॉस बिकॉज इट बॉट मी फेम, एंड कहते हैं ना कि कभी भी लाइफ की विशेज़ होती हैं किसी की,
और वो विशेष पूरी हो जाएं, तो मेरी पूरी हो गई ये विशेष कि पीपल न्यू मी कि मैं अबू मलिक हूँ और मैं ये काम करता हूँ, एंड आई एन्जॉयड द जर्नी. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट. अच्छा, कुछ महीने पहले आपकी हाँ, ना वो तो हमने अच्छी तरह प्लान की थी शादी एट मैरियट, एंड हमने सोचा था कि जून फर्स्ट वीक में या 11-12 जून को ये अच्छी वेडिंग हो जाएगी. हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 5 दिन बंद हो गया. हमें कभी सोचा नहीं था कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक कंट्री और पूरी दुनिया बंद होगी. ये तो अजूबा है, और इससे पता चलता है कि लाइफ के जर्नी में आदमी कुछ भी, किसी को कभी भी, कैसे भी, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है. एंड इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग थिंग दैट हैपेंड. मगर उस बीच में मेरी बेटी एक दिन मेरे पास आई कि हम लोग निकाह कर लेते हैं और रुखसती और जो भी फंक्शन है वो बाद में करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया और पता लगा कि 30 आदमी आ सकते हैं अप टिल 30. बिल्डिंग वाले भी ओके थे. बिल्डिंग को सजाया उस माहौल में, लाइटिंग, पीपल वंडरिंग कैसे हो रहा है, मगर बड़े कोविड प्रोटेक्शन के साथ विद मास्क एवरीथिंग, और सब लोग कोई भी करीब नहीं हो. वी वेर अलाउड थे 30 आदमी, मगर हम थे खुली 16-17 लोग अंदर. एंड सिंस द बॉय वॉज फ्रॉम द नेबरिंग बिल्डिंग, तो बहुत आसान हो गया. उनकी फैमिली आ गई, हमारी फैमिली आ गई. मैंने अपने भाइयों को भी नहीं बुलाया क्योंकि उनके लिए भी लाइफ का रिस्क था. तो बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से, और पूरी दुनिया में वो हमने जूम उस पर डाला था, जूम आई थिंक, जिस पे वो पूरी दुनिया देख सकती है. एंड वी गिवन द नेटवर्क टू एवरीबडी, एंड एवरीबडी वॉचिंग इट. इट वॉज ब्रिलियंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो निकाह हुई. बच्चे भी खुश हैं, और कोशिश है आगे भी अगर अच्छा सेरेमनी होगा तो बड़ी होटल में करेंगे हम लोग. जाते जाते आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन चल रहा है तो क्या सेफ सिक्योर कुछ? अभी तो ये हाल हो गया है कि लोग बहुत बेचैन हो चुके हैं और घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हर तरह के आप देखिए सड़कों पे रश हो गया एक्सेट्रा. मगर डर की बात यह है कि एक तो इसका इलाज नहीं है, और दूसरा अगर किसी को हो गया और वो बेचारा फंस गया तो इतना लोग पैसा ऐंठ लेते हैं और डॉक्टर्स इतने पैसे ऐंठ लेते हैं, और क्या, तो इस बात का मुझे बहुत डर है कि किसी को ना हो जाए. तो इसके लिए तो आप ऐसा करिए कि कोशिश करिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर मत निकलिए, और मास्क पहने रहिए, और जो भी हमें बताया जाता है उसको फॉलो करिए. दैट इज़ द ओनली वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस, क्योंकि जब तक इसके वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो हमारे को रिस्क है ही. अभी बातें तो सुनने में बहुत मिलती हैं कि है ही नहीं, ये हो गया, फालतू में बंद किया हुआ है एक्सेट्रा. पर रिस्क कौन लेगा? आप लेंगे कि अगर आपको हो गया तो क्या हाल होगा आपके घर वालों को. तो प्लीज़ डोंट टेक अ रिस्क, कवर योर सेल्फ. हुकूमत कोशिश कर रही है किसी तरह से आप सबकी मदद करे, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you very much. Fly 7 News. It's great talking to you. I hope we can again come on air with you all. Good night. Bye bye. दिल प्यार करने की जिद कर रहा है, दिल तुम पे मरने की जिद कर रहा है, दिल प्यार करने की जिद कर रहा है, दिल तुम पे मरने की जिद कर रहा है. ये गाना मैं बना रहा हूँ तो इसके अंदर जो रिदम्स, पैटर्न्स, गिटार्स एक्सेट्रा ये सब रिकॉर्ड होंगे, फिर वोकल्स रिकॉर्ड होंगे, और बोल ऐसे, दिल प्यार करने की जिद कर रहा है, लाइक दैट. दिल तुम पे मरने की जिद कर रहा है. इट्स लाइक दैट. सो इट्स इन रॉक स्टाइल. तो यू विल गेट टू हियर इट. कभी और इंटरव्यू होगा तो मैं सुना दूंगा गाना.